हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11th का केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर 2023-24 के सेशन के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CGL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको 11th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन या फिर जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से कर सकते हो। और अगर आपको आंसर की और सैम्पल पेपर की PDF या ओल्ड क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो इस वेबसाइट से कर सकते हो, cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको सारे सॉल्यूशंस की PDF वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग। अब ये जो पेपर है हमारा वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में दिया है, सैम्पल पेपर है तो इस पर इतनी मेहनत करते नहीं है, लेकिन आपका जो फाइनल पेपर आएगा वो दोनों मीडियम में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ओवरव्यू देखते हैं कि हमारा जो पेपर है वो कैसा है। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो आएगा 3 घंटे का, 70 मार्क्स का रहेगा पेपर। सेक्शंस होंगे 5, जिनमें आपको टोटल 35 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। फर्स्ट 1 to 18 क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप के, वो क्वेश्चन आपको होंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे। फिर VSA होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, फिर शॉर्ट आंसर और फिर बाद में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे आपके। और एक और सेक्शन है जो कि इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, सारे क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ बता रखी है, कहीं तुम कैलकुलेटर लेके पहुंच जाओ तो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी, जो थोड़ी बहुत ज़रूरत है भी। सेक्शन ए देखते हैं, जिसके अंदर हमको दिए गए हैं MCQ। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 0.0025। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं? 2। हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमियम। क्रोमियम जो मटेरियल है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो है ना सीधा 6 भी लिख देते ना, 6 भी लिख देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, 6 भी चलता। बी ऑप्शन। अमंग हेलोजन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो वो किसकी है? वो है हमारी फ्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या था, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इस तरीके से हमारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर डायामैग्नेटिक। इनमें से डायामैग्नेटिक क्या है? ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन का भी 2 नेगेटिव वाला जो है ये वाला। वट इज द मोलर मास ऑफ H2O इन ग्राम पर मोल। आपको इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हर एक आइटम का मास वगैरह पता होना चाहिए। तो इसका क्या रहेगा हमारा? 18। आसान है, वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान कंसेप्ट है। हाइड्रोजन का कितना होता है मोलर मास? 1, 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो हो गया 18। आसान तो है, डरना नहीं है तुमको। तुम अगर केमिस्ट्री से डर रहे हो तो अलग बात है भाई, फिर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। फॉर द प्रोसेस टू ऑक्यूर अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज। तो करेक्ट कंडीशन क्या होगी? डेल्टा T इज इक्वल टू 0, डेल्टा P इज इक्वल टू 0, या फिर इसी हिसाब से हमको बताना है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन C, क्याउ इज इक्वल टू 0। हमको यहाँ पे फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन, एक हमको कंपाउंड दिया गया है ये वाला, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। देखो ये आपके सोल्व करना आना चाहिए, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी कंपाउंड दे सकते हैं आपको, तो उसको सोल्व करना आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे बैठ के समझाने लग गया, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, नहीं तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जिनमें से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन सा है? तो वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ऑप्शन ए। डेल्टा U, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया इसका नाम, ऑफ कंबस्टन ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल पर मोल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी डेल्टा U, और ये जो भी बना रखा है इससे। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये जो कंपाउंड हमको दे रखे हैं, तीन हैं ये, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इनको जो है ना आपको बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो किसका जो है कितना रहेगा उस हिसाब से अरेंज आउट करना है। तो वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल के लिए ऑप्शन C, जो कि है पहले 2 मिथाइल ब्यूटेन आएगा, फिर N ब्यूटेन आएगा, फिर N पेंटेन आएगा। उसके लिए आपको जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर वगैरह पता होनी चाहिए थोड़े से, तभी कर पाओगे इसको। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटासियम इज। तो वो कितना होता है? 0। द शेप ऑफ कार्बोकेशन इज। तो शेप ऑफ कार्बोकेशन कैसी होती है? वो होती है प्लेनर।
हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 0.01 मोल ऑफ इट। वाटर यानी H2O के जो है मोलिक्यूल्स हमसे पूछ रहे हैं कि इतना मोल है पानी का, तो उसमें कितने जो है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स वो जो है प्रेजेंट होंगे, तो वो है 6.022 इंटू 10⁻21 मोलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मोलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद CuSO4.5H2O। तो इसमें कितने पूछ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मोलिक्यूल्स हैं, तो वो कितने हैं, 1 सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे जो हमको 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 15 से लेके 18 तक के, ये पहले CBSE में आते थे, अब हरियाणा बोर्ड में भी तंग करने आ गए हैं बच्चों को। अब इन क्वेश्चंस को जो है समझदारी से अटेम्प्ट करना है, ये ऐसा नहीं है कि तुम रट्टा लगाओगे और कुछ भी अटेम्प्ट कर पाओगे, दिमाग लगाना है, कंसेप्ट समझने हैं, उसी के बाद अटेम्प्ट कर पाओगे। 4 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, दो पॉइंट दिए जाते हैं, पहले असर्शन फिर रीजन। दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो और पता लगाओ कि जो इन्होंने बात बोली है वो सही भी बोली है या गलत सलत बोल दी। अगर सही बोली है तो हमारे ऊपर वाले 2 ऑप्शन होंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर अगर गलत है तो ये कोई सा गलत हम निकाल ही देंगे। तो पहले हमें गलत निकालने हैं, अगर गलत नहीं है फिर हमको देखने हैं दोनों में से कौन सा सिनेरियो बनेगा। अब असर्शन और रीजन का लॉजिक क्या है, कब करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी और कब नहीं होगी, उसके लिए हमको पता लगाना है। पहले हमको ये पढ़ना है, इसमें कुछ हमारा डाउट बचेगा, डाउट बना सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बनेगा, रीजन बनेगा, लॉजिक बनेगा, उस लॉजिक के बारे में हम पूछेंगे कि क्या जो लॉजिक है उसके पीछे ये कारण है, ये वाले पॉइंट, तो अगर है तो फिर हम जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलेंगे, अगर नहीं है उसका आपस में कोई लेना देना नहीं होता तो हम नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलेंगे। समझ में आ गई ये चीज़। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अ सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस जो रिड्यूस हो सकता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ना रे ना, गलत है ना यहाँ पे स्टेटमेंट, पहली ही स्टेटमेंट गलत दे दी इन्होंने, डी ऑप्शन, दिमाग लगाना ही नहीं फालतू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट, भले ही ये देखो ये ट्रू बोल रहे हैं, आर ट्रू, हमें नहीं पता लगाना भाई, लेकिन अगर कंफर्मेशन आपको चाहिए और भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, ये स्टेटमेंट दूसरी पढ़ सकते हो, अगर ये ट्रू है तो आप ज़्यादा श्योर हो जाओगे अपने आंसर को लेके, वो आपकी मर्जी है। अगर आप पहली स्टेटमेंट पे बिल्कुल कंफर्म हो तो फालतू दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट, ग्रेफाइट जो है एक एलिमेंट है, पहले पता लगाओ भाई ये सही भी बोल रहे हैं नहीं, हाँ एलिमेंट ही है सच में। एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम, उसी को हम एलिमेंट बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल उसी को तो बोलते हैं, 9th में भी आ गई थी ऐसी जैसी डेफिनेशन है। तो अब देखो दोनों स्टेटमेंट सही हो गई, अब हमको पता लगाना है कि ये इसके पीछे यही कारण है या फिर नहीं है। देखो ये बोल रहे हैं ग्रेफाइट एक एलिमेंट है, हम बोल रहे हैं हम पूछेंगे क्यों है एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट जो है प्योर फॉर्म होती है सब्सटेंस की जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं, और ग्रेफाइट में भी सेम काइंड ऑफ एटम है कार्बन के, है ना। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट है ना। समझ में आ गया ना क्वेश्चन का लॉजिक, आपको वापिस समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। और इसी लॉजिक पे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा जो आंसर बन रहा है वो क्या बनेगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ऑप्शन ए होगा। अब इसको वापस समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनना। हमसे यहाँ पे बोला गया ग्रेफाइट एक एलिमेंट है, ठीक है, हमने बात मान ली भाई, तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। एलिमेंट जो है प्योर फॉर्म होती है एक सब्सटेंस की जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं। इस केस में हमारे पास में ग्रेफाइट में क्या है, कार्बन के एटम है ना। अब दोनों स्टेटमेंट सही थी हमारी, उसके बाद हमको रिलेशन देखना था। हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि ग्रेफाइट एक एलिमेंट है, और क्योंकि लगा देना आप सीधा, अगर कुछ ना पल्ले पड़े ना, उसके पीछे का लॉजिक यही है, बस ये मान लो पक्का। उसके बाद देखो कि क्या वो सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, क्योंकि उसके पीछे कारण है। हम ग्रेफाइट को एलिमेंट इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि एलिमेंट जो है प्योर फॉर्म होती है सेम टाइप ऑफ एटम की, और ग्रेफाइट में भी भाई सेम टाइप ऑफ एटम है, इसीलिए हम इसको एलिमेंट बोल रहे हैं, है ना। लॉजिक इन्होंने ये दिया हमको, अब लॉजिक सही है इनका बिल्कुल से, और इसीलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और अगर नहीं होती तो गलत हो जाता। लेकिन एक और चीज़ है, मैं तुक्का मारने के लिए बता देता हूँ, लेकिन वो उसकी पूरी 100% एक्यूरेसी नहीं है, गलत भी हो सकता है वो, बट अगर कुछ पल्ले ना पड़े तो उससे बढ़िया है ठीक ठाक तुक्का मार लो। अगर तुम अटक गए हो कि रिलेशन नहीं बना पा रहे, बनेगा नहीं बनेगा, तो एक कॉमन चीज़ देखो, वो है कॉमन वर्ड्स, ठीक है।
कॉमन वर्ड मिलेगा जब भी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा, कॉमन वर्ड नहीं मिलेगा जब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेज मतलब 99% चांस है वो ऐसा करेगा, बट एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें वो गलत हो सकता है आपका आंसर, ठीक है। वो आपको सोच समझ के करना है या फिर आप तुक्का मार सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने बता दिया देसी तरीका कि कैसे आप जो है मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th क्वेश्चन, ये भी सेम है, इसमें एसिटिलीन दे दिया हमको। एसिटिलीन इज मोर एसिडिक देन इथेन, ये बोल रहे हैं कि एसिटिलीन जो है ना ज़्यादा एसिडिक है इथेन के कंपैरेटिवली, क्या ये बात सही है? बिल्कुल। अब हमसे बोल रहे हैं एसिटिलीन हैज sp कैरेक्टर ऑफ कार्बन एंड देयरफॉर मोर s कैरेक्टर, तो इस वजह से मोर s कैरेक्टर होते हैं, क्या ये बात भी सही है? बिल्कुल, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही है। अगर हम आप पूछें एसिटिलीन ज़्यादा एसिडिक है इथेन से, क्योंकि है ना, समझो, क्योंकि जो है एथिलीन में sp कैरेक्टर कार्बन के होते हैं और ज़्यादा s कैरेक्टर होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा एसिडिक है। समझ गए? अब सेम लॉजिक लगा रहे हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन का लॉजिक मानते हुए ऐसे पढ़ा था, इसको वैसे ही पढ़ा है। तो इसका जो लॉजिक दिया इन्होंने वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा, इसका भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट ऑफ सी इज, यहाँ पे स्पेस आना था, डायपोल मूवमेंट ऑफ सी इज आइसोमर इज लेस देन द ट्रांस आइसोमर। फिर हमको बोल रहे हैं सी इज द ट्रांस आर द जियोमेट्रिकल आइसोमर। दो स्टेटमेंट हमको दी गई है, अजीब अजीब सी। अब इनमें से पहली स्टेटमेंट जो इन्होंने दी है सी इज आइसोमर इज लेस देन द ट्रांस आइसोमर, तो ये बिल्कुल गलत है, और गलत है तो फालतू क्यों पढ़ना हमको, सीधी बात में बकवास है ना। तो हमको हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें ए गलत होगी, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। समझ गए क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे सेक्शन बी में, वो आएंगे आपके न्यूमेरिकल टाइप या फिर बाकी थोड़े बड़े क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। अब आपको अगर आंसर्स चाहिए तो देखो, इसके लिए आपको आंसर की डाउनलोड करनी पड़ेगी, वेबसाइट से कर लेना, मैंने अपलोड कर रखी है, तो वहाँ से आंसर की डाउनलोड करोगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, वो क्या होती है? 5, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, n4 दे रखा है, ms दे रखा है -1/2। तो अभी हमको इसको सोल्व करना है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला या कंसेप्ट पता होना चाहिए बेसिकली। तो देखो ये सारे मैं यहाँ पे ऐसे सोल्व कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका, और ज़्यादातर तो याद करने वाले हैं। या देखो मैंने जो आंसर की बना रखी है उसमें बाकायदा न्यूमेरिकल वगैरह उनको सोल्व करके दिखा रखा है कि कैसे कौन सा लॉजिक लगेगा, कैसे सोल्व करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ से आप कर लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए बना दूंगा फाइनल एग्जाम के लिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी इस एग्जाम में भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है आपको ये क्वेश्चन, ये 24th क्वेश्चन में और 25th, 2 क्वेश्चनों में ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिससे आपके लिए पेपर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके बाद आएगा सेक्शन सी, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन जिसके अंदर होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो ज़्यादातर मैं एक चीज़ बताता हूँ तुमको, बहुत काम की, केमिस्ट्री में काम आएगी और फिजिक्स में इतनी नहीं आती, केमिस्ट्री में बहुत आती है। लेकिन ये वो क्या है, वो ये है कि आपके कभी भी मोस्ट ऑफ द केसेज में जब भी बड़े क्वेश्चन बनेंगे वो कभी बड़े होंगे ही नहीं, वो 1 मार्क्स के 1 मार्क्स के कई सारे क्वेश्चन मिक्स कर करके ऐसे बना जुगाड़बाजी होती है। केमिस्ट्री में कोई बड़ा क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं बनता, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है जो बड़े क्वेश्चन होते हैं सही मायने में। नहीं तो देखो जैसे यहाँ पे 3 मोल ऑफ इथेन दे रखा है, कैलकुलेट इनको, मोल ऑफ कार्बन, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोलिक्यूल ऑफ इथेन, ऐसे करके कैलकुलेट करते रहो बैठ के, बस और कुछ नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना रहता है। जैसे यहाँ पे कितना आएगा, अब ये जो है ना, जैसे 3 नंबर का, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन है ना, वो इस तरीके से, जो मान लो 2 सही कर दिए। जैसे यहाँ पे मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे, 3 × 2, 6 मोल होंगे कार्बन के। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन एटम के अगर पूछे 6 × 3, 18 मोल होंगे आपके। यहाँ पे इथेन के अगर पूछे आपसे, हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन पूछा जाए, उसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। यानी कि आपके जो है 3 मोल बन रहे हैं टोटल एलिमेंट पे, और 3 मोल्स देखो इन्होंने खुद दे रखा है बाकायदा, है ना। तो वो चीज़ है, और उसी कंसेप्ट पे आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। मोल्स वगैरह निकालने आने चाहिए, इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके जाना, एग्जाम में पूछते हैं इस पे से क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा रोक के बैठा हुआ था, यहाँ पे बता रहा था ये चीज़ें। चलो अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से हमें दिया गया है, इनको इसमें भी ये बताना है मेटल, नॉन मेटल, एल्कली वगैरह 1 नंबर के हैं। कुछ बड़े क्वेश्चन भी है, ऑप्शन दिया जाएगा आपको,
क्वेश्चंस में कुछ में 2 क्वेश्चन में ऑप्शन है, मतलब 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन में ऑप्शन है, 3 मार्क्स वाले भी 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ये देखो सारों में जुगाड़बाजी है पूरे पेपर में। अब उसके बाद आएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी को समझो अच्छे से, सेक्शन डी बहुत काम का है। तो पहली बार हमको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ये लोग सेक्शन डी को। इसके अंदर ऐसा क्या है, इसके अंदर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिनका नाम सुन के तुम डरे पड़े हो बहुत टाइम से। क्या सीन है इनका, इनमें जो है आपको ये पहले तो ये पहरा पढ़ना है बोरिंग सा, ठीक है, बोरिंग ये क्योंकि तुमको पल्ले पड़े ना पड़े वो उसका भरोसा भी नहीं है। अब इसको पढ़ने के बाद नीचे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी पहरे के रिगार्डिंग, उनके आंसर करने हैं। ये मत सोचने बैठ जाना कि इसमें ऊपर आंसर मिलेंगे और ढूंढ के टेपने हैं, ना ना ना, उस धोखे में मत रहना तुम। आपको आंसर खुद से सोल्व करने हैं, ये बस थोड़ी सी मदद करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। चलो मैं आपको करा के दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इन थर्मोडायनेमिक, आपको समझ में आ जाएगा ना ठीक ठाक इंग्लिश में, स्पीड सी में कराऊंगा थोड़ा इसको पहले को। इन थर्मोडायनेमिक द एनर्जी चेंजेस में बी मेजर्ड इन द लेबोरेटरीज अंडर 2 कॉमन कंडीशन। बोल रहे हैं कि लेबोरेटरी में थर्मोडायनेमिक के लिए 2 कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। वन इज इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कॉन्स्टेंट, एक में जो है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होती है और एक में जो है प्रेशर अप्लाइड ऑन द सिस्टम कॉन्स्टेंट, जिसमें एक में प्रेशर कॉन्स्टेंट करते हैं। द एनर्जी चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डेल्टा यू से डिनोट कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी को, जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होती है। और जब एनर्जी ये प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। द टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर एज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। ये अभी हमको ये जो स्टेटमेंट है ये हेल्प करेगी बस, और कुछ नहीं करेगी, हेल्पफुल है बस, ये हमको मदद करेगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। The heat changes reported are enthalpy changes because most of the processes are carried out in open vessel, that is at constant pressure। प्रेशर कांस्टेंट होता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो कांस्टेंट है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ओपन वेसल में करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन होती है। द कॉमन एंथैल्पी चेंजेस आर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटसेट्रा, ठीक है। ये हमको बता दिया इन्होंने बेसिक सा। अब हमको क्वेश्चन कैसे दिए गए वो समझो। When a reaction is carried out at constant volume, constant volume यानी कि 2 चीजें थी ना, डेल्टा यू और डेल्टा एच। वॉल्यूम देख लेना अगर कंफ्यूज हो जाओ तो, डेल्टा यू है हमारा, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन, वापस पढ़ते हैं। द हीट इवॉल्व एट 290 केल्विन माइनस 87.425 किलो जूल, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे NH3, और इसको बनाने में जो एंथैल्पी चेंज हुई है वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे N2 दे रखा है हमको, ठीक है, और 3 H2 दे रखे हैं। बना क्या रहे हैं, 2NH3, ये कंपाउंड हमारा बना रहे हैं। तो जो चेंजिंग होगी डेल्टा में, एंथैल्पी चेंजिंग जो होगी वो क्या होगी, 2 - 4 इज इक्वल टू -2, और इधर लिख देता हूँ 2 - 4 इज इक्वल टू -2, और उसके बाद में डेल्टा एच जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, इन्होंने फॉर्मूला दिया था ना ऊपर ही दिया था ये डेल्टा RT वाला, ये वाला यार, ये वाला, इसी का लॉजिक है ये आगे। तो इस लॉजिक को लगा दो, ये डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा जो भी चेंज हो रहा है हमारा और RT, उसके बाद में वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट करके जो भी एनर्जी आएगी सोल्व कर लेना, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं मैं पुट कर देता हूँ। डेल्टा एच तो हम निकाल ही रहे हैं, डेल्टा यू हमको दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, वो क्या है 87 और ये करके 87.425, ठीक है, ये हमको मिल गया। गुणा में 1000 प्लस में जो है हमको करना है -2 गुणा में 8.314 और गुणा में 298 जो कि स्टैंडर्ड था हमारा, ठीक है, टी जो कांस्टेंट था। तो ये चीज़ें हैं और इसको फिर सोल्व करना है, आंसर आपका निकल जाएगा। इसके लिए देखो बेसिकली सीधी बात ये है, आपको पूरा कंसेप्ट इनका क्लियर होना चाहिए। एंथैल्पी चेंज का जो न्यूमेरिकल है वो कैसे सोल्व करना है, ठीक है, सीधी बात ये है, उसी के हिसाब से आप कर पाओगे, समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। यहाँ ऊपर जो बताया गया है हमको, ये जो पहला बताया गया ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, बस थोड़ी सी मदद करेगा, फार्मूला बता देगा, कुछ चीज़ें बता देगा, वो क्या होती है बस वो बताएगा, बाकी आपको ही करना है खुद से। ऐसा नहीं है कि ये बना के देगा आपको पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे फॉलोइंग रिएक्शन बतानी है, डेल्टा एच डेल्टा यू और ग्रेटर स्मॉलर वाला है। यहाँ पे ये जो है रिएक्शन बता रखी है, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है वो हमको बतानी है, ठीक है ना।
मतलब कितना जो है एंथैल्पी में चेंज वगैरह हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट आउट करनी है। तो इस तरीके से रहेंगे। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये पोर्शन है आपका आएगा 4 नंबर का था शायद, हाँ 4 नंबर का पोर्शन आएगा। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन देंगे, एक ये है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन ये है हमको, ठीक है। 4 नंबर का ऐसे पहरा रहेगा। सेम ऐसे ही जो है हमको नीचे दिया जाएगा एक और पहरा। इसमें जो है देखो इनकी मर्जी है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे एंथैल्पी वाला सैम्पल पेपर में दिया है तो फाइनल एग्जाम में भी एंथैल्पी वाला ही लॉजिक दे देंगे, कुछ भी दे देंगे आपको बुक में से उठा के, इनकी मर्जी है। ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं यहाँ पे, लाइफ ऑन अर्थ, कार्बन के ये नोमेनक्लेचर वगैरह से दे रखा है ये पोर्शन आपका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे भले ही आपने पढ़ा हो, ऊपर वाला पैरा नहीं पढ़ा हो, IUPAC ने बता दो कंपाउंड का, ये कंपाउंड है हमारा, तो उसके लिए आपको बनाना आना चाहिए, सीधी सी बात है। तभी तो आप बताओगे कि कितने क्या है, कैलकुलेट आउट करो, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने हैं, और बन गया आपका। वैसे ही जो है यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड छाप रखे हैं, ठीक है ना। ड्रा द बॉन्ड लाइन फार्मूला फॉर द कंपाउंड पेंट 3N1 आइन, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूला छापना है, मतलब वो स्ट्रक्चर छापना, फॉर्मूला लाइन छापनी है। तो वो कुछ ऐसी रहेगी आपकी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें आपके यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएंगे, बस हो गया। तो ऐसे जो है वो बनानी आनी चाहिए आपको, वो बनानी आ गई। उसके लिए आपको पहरा, देखो मैंने तो पहरा भी नहीं पढ़ा, वैसे ही बता रहा हूँ बिना पहरे को पढ़े, और पहरा पढ़ भी लेता तब भी कुछ ज़्यादा मदद नहीं होने वाली थी इस पहरे से। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से डरना नहीं है, कहीं तुम सोचो पता नहीं कैसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं ना वैसे ही आएंगे, बस ऊपर एक पहरा जबरदस्ती चिपकाया जाएगा आपको, ये लो डरो, ये लो डरो, वो वाला सीन है बस, और कुछ नहीं है। आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड राइट द IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट 4 होमोजीनियस मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज। इस सीरीज का जो है जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 नाम बताने ना फर्स्ट 4 के, तो उनके है। उसके बाद में इन्होंने बोला स्ट्रक्चर भी छापना है और उनके नाम लिखने हैं। स्ट्रक्चर छापने का मतलब है जैसे मिथेनोइक एसिड है HCOH, है ना, और ऊपर डबल बॉन्ड में O, ठीक है, ऐसे करके छापना है। उसमें जो है अब इथेनोइक एसिड बनाना है तो यहाँ पे आप CH3 कर दो, ठीक है, इथेनोइक बन गया। प्रोपेनोइक बनाना है तो इसके बीच में यहाँ पे ऐड कर दो, मतलब यहाँ पे CH2 ऐड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ में। तो ऐसे आपको बनाना आना चाहिए वो चीज़। और वैसे भी बता दूं IUPAC नेम एग्जाम में गारंटीड आते हैं, चाहे 2 नंबर के आए चाहे 4 नंबर के आए, बट आते जरूर हैं इस पे क्वेश्चन। नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए पूरा अच्छे से, तभी आप इनको अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑप्शन में हमको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला कर लो। यहाँ पे इनके नाम बताने हमको, और कुछ ज़्यादा वो नहीं करना। जैसे ये वाला है, इसमें क्या है, इस कंपाउंड का क्या नाम बनेगा, 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, ये नाम इसका बन जाएगा। ये वाला जो कंपाउंड है इसका क्या बनेगा, 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है, ऐसे करके इसका नाम बन जाएगा। तो इसमें डरना नहीं है, कहीं तुम सोचो पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन होंगे, 8 नंबर के ये रहेंगे, 4 नंबर के आपको जो है वो असर्शन वाले टाइप के आएंगे। टोटल 12 नंबर का नया पैटर्न देखने को मिलेगा अब की बार। और ये पैटर्न में डरना नहीं है, सारा पैटर्न आसान है, पुराने पेपरों जैसा ही है। जबरदस्ती यहाँ तो पहरा चेप रहे हैं, वहाँ पर लॉजिक चेप रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। अगर सही से पढ़ा होगा तभी आप इनको कर पाओगे, नहीं तो थोड़े अटक सकते हो आप। सेक्शन ई देखो, सेक्शन ई में बड़े क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इनको आपको अटेम्प्ट करना है। देखो जैसे मैं बोल रहा था, कोई सही मायनों में बड़ा क्वेश्चन इनके पास नहीं होता, जोड़ जुगाड़ी करके जो है ये पूरा करते हैं बड़े क्वेश्चनों को भी। देखो जोड़ जुगाड़ी हो रखी है पूरे पेपर में, सभी में ऐसा ही ऑप्शन मिलेंगे सभी क्वेश्चन में, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। और पूरे पेपर में जोड़ जुगाड़ी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एक ही। देखो फिर से IUPAC ने पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो 3 + 2 करा, कन्वर्ट इथेन इनटू ब्यूटेन, ये बदलने भी आने चाहिए आपको, ये आसान है, इतने मुश्किल नहीं होते। और यहाँ पे लास्ट में आपको जो है स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन एंड IUPAC ने, IUPAC वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना, इसमें क्वेश्चन गारंटीड आएगा। नोमेनक्लेचर होना चाहिए, एल्कीन एल्काइन एल्कोन जो भी है वो कैसे बनते हैं, उनको फोटो दिखा दिया तो उसको पहचानना आना चाहिए, या कुछ नाम दे दिया तो उसको बनाना आना चाहिए। वो चीज़ आपको आनी चाहिए नोमेनक्लेचर IUPAC में, और वो चीज़ें एग्जाम में आती हैं, कम से कम 5 नंबर के आसपास आती है, मैंने जो एग्जाम में एवरेजली देखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे जैसा मैंने बताया था, बड़े क्वेश्चनों में पूरे पेपर में आपको जुगाड़बाजी मिलेगी, कोई स्टैंडर्ड बड़ा आंसर नहीं है, छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो अपने कंसेप्ट पे भी ध्यान रखना। और बाकी मैं कोशिश करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाऊँ, तो उससे आपको और भी हेल्प मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइडिया लगाने में, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनकी, ताकि आप तैयारी अच्छे से कर पाओ। ये था हमारा पूरा पेपर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको आंसर की चाहिए इस पेपर की तो वो कहाँ से मिल जाएगी। आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है ये नाम,
CCL चैप्टर, गूगल पे जाके सर्च कर लेना और ऊपर ही जो वेबसाइट आई उसको खोल लेना। उसमें जो है अगर मोबाइल में खोल रहे हो तो ऐसे 3 डंडियाँ सी मिलेंगी, उनको खोल लेना, ये दिख जाएगा आपको ये चीज़। और वहाँ पर अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे मिलेंगे, सैम्पल पेपर चाहिए तो यहाँ पे मिलेंगे आपको, और पुराने पेपर चाहिए तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर किसी बुक का सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ये वाला सेक्शन पेड रहेगा, बाकी सब फ्री में है। फिलहाल मॉडल पेपर्स में जाते हैं, अपनी क्लास चूज करनी है, हरियाणा बोर्ड चूज करना है पहले तो, फिर क्लास है 11th। उसके बाद में यहाँ पे आपको बुक ढूंढनी है कौन सी है, तो यहाँ पे सारी बुक्स के यहाँ पे सैम्पल पेपर दे रखे हैं मैंने विद आंसर की। अगर आप पेपर पे क्लिक करोगे पेपर डाउनलोड हो जाएगा जो मैंने पढ़ाया आपको, और आंसर की पे क्लिक करोगे आंसर की आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो आंसर की वगैरह इस पेपर को देखो, सैम्पल पेपर अब की बार वाले सोल्व करके जरूर देख लेना, इनमें से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना, कहीं तुम पेपर को अटैम्प्ट ही ना करो। जितने ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट करोगे उतना अच्छे से याद होता है, ऐसे अगर रट्टे मारते रहोगे बैठ के याद नहीं होने वाला आपको कुछ भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और इसी हिसाब से पढ़ाई करना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।